Hello winners! Imagine for a moment a thing which costs you less than pizza party can completely transform your life and help you to break the all bad habits you have and empower the good ones. Yes, I am talking about Atomic Habits. इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा इस बुक की चैप्टर वाइज समरी को, ताकि जो भी नॉलेज इस बुक में बताई गई है वो आप तक पहुंच सके और जो भी प्रैक्टिकल स्टेप्स एंड एडवाइसेस इस बुक में बताई गई है वो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर टुडेज वीडियो। डायरेक्टली चैप्टर की समरी पे जाने से पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ये बुक हमें क्यों पढ़नी चाहिए और इन द फर्स्ट प्लेस ऑथर ने ये बुक क्यों लिखी। जेम्स क्लियर जो इस बुक के ऑथर है, 4 साल की उम्र से ही उन्होंने बेसबॉल खेलना स्टार्ट किया और बेसबॉल के प्रति उनको बहुत लगाव था और इसी में वो अपना करियर बनाना चाहते थे। लेकिन जब वो हाई स्कूल में थे तो उनके साथ एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। अपने एक गेम में खेलते हुए उनके एक प्लेयर की बैट जो है वो फिसल करके उनके मुंह पे लग गई। इस एक्सीडेंट में वो बहुत ज़्यादा गंभीर जख्मी हो गए और 8 महीनों तक उनका अस्पताल में इलाज चला। इसके बाद रिकवर होके जब वो अपनी नॉर्मल लाइफ पे वापस आ गए तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत गिर गया और इसके बाद जब उन्होंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया तब उनको अपनी बेसबॉल की टीम में जगह मिली नहीं। तो एक बच्चा जो 4 साल की उम्र से बेसबॉल की प्रैक्टिस कर रहा है, उसको अगर टीम में जगह नहीं मिलती है तो आपको पता लग चुका होगा कि उनको कितना बुरा लगा होगा। लेकिन ऑथर ने सोचा कि ठीक है, मुझे बेसबॉल की टीम में जगह मिली नहीं, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं अपनी लाइफ को ऑर्डर में लाने की कोशिश करूंगा। और अपने कॉलेज के पहले साल से ही उन्होंने अपने लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस लाना शुरुआत कर दिए, जैसे कि टाइम पे सोना उठना, अच्छा डाइट मेंटेन करना, हर रोज़ एक्सरसाइज करना। ऐसी छोटी छोटी चेंजेस उन्होंने अपने लाइफ में लाना स्टार्ट कर दिए और धीरे धीरे इन छोटी छोटी चीज़ों का इम्पैक्ट उनकी लाइफ पे दिखने लगा और उनकी सेकेंड ईयर में ही उनको बेसबॉल की टीम में वापस जगह मिल गई और एकेडमिक्स में भी वो अच्छा परफॉर्म करने लगे। धीरे धीरे कॉलेज के लास्ट ईयर तक वो इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में अच्छा करने लगे कि उनको अपने कॉलेज का बेस्ट मेल एथलीट इस नाम से अवार्ड दिया गया। तो इसी की वजह से ऑथर ये बोलते हैं कि इन ऑर्डर टू राइट अ बुक यू हैव टू बिकम ए बुक फर्स्ट। और इस बुक में जो भी चीज़ें ऑथर ने एक्सप्रेस की या फिर हमें बताई गई है वो चीज़ें ऑथर ने अपने लाइफ में खुद एक्सपीरियंस किए और इम्प्लीमेंट किए, एंड दैट्स व्हाई वी शुड रीड दिस बुक। सो चलिए देखते हैं इस बुक का पहला चैप्टर। बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर, द फंडामेंटल्स बिहाइंड हैबिट्स एंड द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। इस चैप्टर में ऑथर एक बड़े इंटरेस्टिंग एलिमेंट पे फोकस करते हैं, द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। इसका मतलब ये होता है कि इट्स सो ईजी टू ओवर एस्टिमेट द इम्पोर्टेंस ऑफ वन डिफाइनिंग मूवमेंट एंड अंडर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ मेकिंग स्मॉल इंप्रूवमेंट्स ऑन द डेली बेसिस। इसको एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। अगर आप हर दिन 1% से बेटर होते रहते हैं तो साल के अंत में आप 37 टाइम्स बेटर हो सकते हैं। यहाँ पे 37 टाइम्स बेटर होना ये वन डिफाइनिंग मूवमेंट हो गया और डेली 1% इम्प्रूवमेंट करना स्मॉल इंप्रूवमेंट्स ऑन द डेली बेसिस हो गया। तो अगर ये चीज़ हमें पता है फिर भी हम क्यों स्ट्रगल करते हैं कोई भी हैबिट बनाने के लिए, इसके बारे में ऑथर कहते हैं कि इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ स्ट्रगलिंग टू बिल्ड ए गुड हैबिट और ब्रेक अ बैड वन, इट्स नॉट बिकॉज यू हैव लॉस्ट योर एबिलिटी टू इम्प्रूव, इट इज़ जस्ट बिकॉज यू हैव नॉट क्रॉस द प्लेट्यू ऑफ लैटेंट पोटेंशियल। प्लेट्यू ऑफ लैटेंट पोटेंशियल को एक ग्राफ से हम समझने की कोशिश करते हैं। एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को प्लॉट किया है और वाई एक्सिस पे हमने रिजल्ट्स को प्लॉट किया है। कोई भी नई चीज़ जब हम सीखना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारा दिमाग लीनियरली सोचता है, जैसे कि हमें लगता है कि अगर हमने एफर्ट डालना स्टार्ट किया है तो हमें जल्दी रिजल्ट दिखना चाहिए। लेकिन रिजल्ट्स जो है वो एक्सपोनेंशियल पाथ फॉलो करते हैं और ये दोनों लाइंस जहाँ पे क्रॉस होती है उसके बीच के एरिया को वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कहा जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो कोई भी नई चीज़ सीखना स्टार्ट कर देते हैं, अगर उनको रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं तो वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं और इस एरिया में वो चीज़ सीखना छोड़ देते हैं। तो हमें इतना ही करना है कि इस प्लेट्यू ऑफ लैटेंट पोटेंशियल तक टिके रहना है। तो अब सवाल ये आता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें प्लेट्यू ऑफ लैटेंट पोटेंशियल तक टिके रहने में मदद कर सकती है, एंड दैट इज़ फॉरगेट अबाउट द गोल्स एंड फोकस अपॉन सिस्टम्स इंस्टेड। इसको एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं।
मान लो कि आपको अपना वेट लूज़ करना है, तो महीने के अंत तक मुझे XXX अमाउंट ऑफ वेट लूज़ करना है। ये हो गया गोल्स मेंटेलिटी। और इस महीने के अंत तक हर रोज़ मैं 10 मिनट तक एक्सरसाइज करूँगा। ये हो गई सिस्टम्स मेंटेलिटी। और इन दोनों में बहुत फ़र्क है, क्योंकि गोल्स आर अबाउट द रिजल्ट्स यू वांट टू अचीव एंड द सिस्टम्स आर अबाउट द प्रोसेसेस दैट लीड यू टुवर्ड्स द रिजल्ट्स। लाइक गोल सेट करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन गोल्स के साथ कुछ प्रॉब्लम्स है। उसमें से पहली प्रॉब्लम यह है कि विनर्स एंड लूजर्स हैव द सेम गोल्स। ओलंपिक में हर कैंडिडेट जो हिस्सा लेता है उन सबको गोल्ड मेडल जीतना होता है, लेकिन जीतता वही आदमी है जिसने सिस्टम्स पे फोकस किया है और प्रोसेस को फॉलो किया है और हर एक चीज़ में स्मॉल स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स उसने लाई है, और इसकी वजह से वो गोल्ड मेडल जीतता है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम गोल्स के साथ है वो ये है कि अचीविंग ए गोल इज़ ओनली ए मोमेंटरी चेंज। जब हम गोल को अचीव करते हैं तभी आपको उस मोमेंट में हैप्पीनेस मिलता है, और आप फॉरगेट करते हो कि इसके बाद भी मुझे इस फील्ड में इम्प्रूव करना है। तीसरी चीज़ या तीसरा प्रॉब्लम जो गोल्स के साथ है वो है गोल्स रिस्ट्रिक्ट योर हैप्पीनेस। इसका क्या मतलब है? लाइक अगर आप कोई गोल सेट करते हो और वो गोल आप हासिल नहीं कर पाते हो तो ये आपको आपकी हैप्पीनेस को रिस्ट्रिक्ट कर देगा, और आप आइदर और की मेंटेलिटी में कंफ्यूज हो जाओगे कि अगर मैं ये गोल अचीव कर पाऊंगा तभी मैं हैप्पी हो पाऊंगा या फिर नहीं हो पाऊंगा। इंस्टेड ऑफ अगर आप सिस्टम्स पे फोकस करते हो तो as long as you are following the process and following the system, you are happy because you are only falling in love with the process, and that's enough for you to become happy on the day-to-day basis. So that's all about the first chapter of this book, and I'm attaching the summary of the chapter for your reference. Next chapter of this book is how your habits shape your identity and vice versa. इस बुक में ऑथर ने 3 लेयर्स ऑफ बिहेवियर चेंज के बारे में बताया है। एक होता है आउटकम बेस्ड चेंजेस, जहाँ पे हम कौन से रिजल्ट्स अचीव करना चाहते हैं उसके बारे में कंसर्न रहते हैं। दूसरा होता है प्रोसेसेस बेस्ड चेंजेस, जहाँ पे हम कौन सी प्रोसेस फॉलो करेंगे उसके बारे में कंसर्न रहते हैं। और तीसरा होता है आइडेंटिटी बेस्ड चेंजेस, जहाँ पे कोई भी चीज़ जो हम चेंज करना चाह रहे हैं उसके अंडरलाइन जो भी बिलीव्स है उनको चेंज करने में के बारे में हम कंसर्न रहते हैं। कोई भी व्यक्ति जब नई हैबिट बनाने की कोशिश करता है तो वो रिजल्ट्स पे फोकस करता है और आउटकम बेस्ड हैबिट्स बनाने की कोशिश करता है, लेकिन ऑथर हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स बनाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि इट्स हार्ड टू चेंज योर हैबिट्स इफ यू नेवर चेंज द अंडरलाइंग बिलीव्स दैट लीड यू to the past behavior. It's one thing to say that I am the person who wants this, and it's very different thing to say I am type of person who is this. So identity based habits को सिंपल तरीके में समझा जाए तो the goal is not to read the book but become a reader. The goal is not to run a marathon. The goal is to become a runner. And that's all about identity based habits. तो अब सवाल ये आता है कि हम identity based habits को कैसे अपनाएं। इसके लिए ऑथर ने इस बुक में 2 स्टेप प्रोसेस बताया है। द फर्स्ट स्टेप इज डिसाइड द टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू बी, एंड द सेकंड स्टेप प्रूव इट टू योरसेल्फ विद स्मॉल विंस। किसी भी चीज़ को लेकर जितने ज़्यादा प्रूफ आपके पास होंगे उतना ज़्यादा उस चीज़ पे आप विश्वास करोगे। ईच टाइम यू राइट अ बुक यू आर अ राइटर, ईच टाइम यू रीड अ बुक यू आर अ रीडर, एंड ईच टाइम you work out you are an athlete. And the real reason why habits matter is not because they give you results, although they can do that, but because they can change your beliefs about yourself. So that's about the second chapter, and I'm attaching the chapter summary for your reference. Next chapter is how to build better habits in 4 simple steps. इसके पहले हम जानते हैं कि in the first place हमारा दिमाग habits को क्यों बनाता है। So habits are simply reliable solutions to the daily recurring problems in our environment. इसको एक सिंपल एग्जांपल लेके समझते हैं। हर रोज़ जब हम उठते हैं तो विदाउट इवन सिंगल थॉट हम ब्रश करते हैं। तो यहाँ पे हर रोज़ जब हम उठते हैं तो हमें एक अंदर से ऐसा महसूस होता है कि हमें एक रिफ़्रेशमेंट चाहिए, हमें रिफ़्रेश महसूस करना है, और इसकी वजह से हम ब्रश करते हैं। सो ओवर द टाइम इस प्रोसेस को हमारा दिमाग ऑटोमेट कर देता है, और विदाउट इवन थिंकिंग हम हर रोज़ ब्रश करते हैं और हमें पता भी नहीं लगता कि हमने ब्रश किया है।
हमारा दिमाग जो है वो बहुत आलसी है और उसे बहुत काम करना अच्छा नहीं लगता, और इसकी वजह से बहुत सारे रिकरिंग प्रॉब्लम जो है हमारे डेली एनवायरनमेंट में, उसको वो ऑटोमेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, और इसी चीज़ को हम हैबिट्स कहते हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स साइंस बिहाइंड हैबिट बिल्डिंग। किसी भी हैबिट को बिल्ड होने के पीछे के प्रोसेस को हम 4 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन क्यू, देन क्रेविंग, देन रिस्पॉन्स एंड देन रिवॉर्ड। Q is about noticing the reward, then craving is about wanting that reward, the response is about obtaining that reward, and reward is reward. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पे ऑथर बहुत स्ट्रेस करते हैं वो ये है कि what you crave is not habit itself but the change in state it delivers. इसको एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लो कि आप पढ़ाई कर रहे हो और वो पढ़ाई करने की चीज़ में आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है, और उसी टाइम आपके फ़ोन की नोटिफिकेशन बेल या नोटिफिकेशन साउंड बजता है। उसी टाइम आपके अंदर ये इच्छा पैदा होती है कि अरे वाह, किसी ने तो मुझे मैसेज किया है, मुझे चेक करना पड़ेगा कि किसने मुझे मैसेज किया है। और इस इच्छा की वजह से आप अपना फ़ोन उठाते हो और देखते हो कि किसने आपको मैसेज किया है और उसको रिप्लाई करते हो। तो इस प्रोसेस को हम 4 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जब आपका फ़ोन का नोटिफिकेशन साउंड बजता है, दैट्स योर क्यू, दैट आपको पता लगता है कि हाँ, रिवॉर्ड कहीं आसपास है। उसके बाद जब आपके अंदर इच्छा पैदा होती है कि मुझे उस मैसेज को देखना है, दैट्स योर क्रेविंग। देन जब आप एक्चुअल में फ़ोन को उठाते हो और रिस्पॉन्ड करते हो, दैट योर रिस्पॉन्स। एंड फाइनली जब आप फ़ोन को असाइड रखते हो और आपको पता लगता है कि हाँ, इस पढ़ाई के बोरिंग काम से आपको आज़ादी मिल गई, दैट्स योर रिवॉर्ड। एंड दैट्स हाउ एवरी हैबिट कैन बी कन्वर्टेड एंड डिवाइडेड इनटू 4 स्टेप्स ऑफ हैबिट बिल्डिंग। और इन्हीं 4 स्टेप्स को ऑथर ने प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क में ट्रांसफॉर्म किया है, जिसे ऑथर 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज भी बोलते हैं। जिसमें से पहला है मेक इट ऑब्वियस, जो रिलेटेड है आपके क्यू से। देन मेक इट अट्रैक्टिव, जो रिलेटेड है आपके क्रेविंग से। मेक इट ईजी विच इज़ रिलेटेड टू रिस्पॉन्स, एंड मेक इट सेटिस्फाइंग विच इज़ रिलेटेड टू योर रिवॉर्ड। और आने वाले चैप्टर्स में ऑथर ने इन्हीं 4 लॉज के बारे में बातें की है। So that's all for this 3rd chapter, and I am attaching the chapter summary for your reference, and in upcoming videos we will be discussing about these 4 laws and the upcoming chapters. Thank you for listening to me, and thank you for sticking to the end. The word saying signing out until we meet again to add value in your life.